हेलो एवरीवन। अब देखते हैं एक नया चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन लेवी का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिशन लेवी इज एन ऑल्टरनेट मेथड ऑफ चार्जिंग टैक्स। ओके, नॉर्मल मेथड क्या है कि वैल्यू के ऊपर आपको जीएसटी भरना है। टोटल वैल्यू के ऊपर जो भी वैल्यू ऑफ सर्विस या गुड्स है उसके ऊपर आपको जीएसटी का पेमेंट करना है एट द नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, है ना। तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल लेवी। अब नॉर्मल लेवी में साथ में एक कॉन्सेप्ट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इनिशियल लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया। तो जो अपन मटेरियल परचेज करते हैं उस पर जो जीएसटी लग के आता है उसका हमें क्रेडिट मिल जाता है, या जो सर्विसेज आती है उसका। और फिर हमारा जो आउटपुट है उस पर जो टैक्स लगना है उसमें से हम उसको सेट ऑफ करके बैलेंस अपन पे करते हैं गवर्नमेंट को, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्क्स अलॉन्ग विद द मेन टैक्स पेएबल। अब कॉम्पोजिशन में क्या है कि जो छोटे लोग हैं, छोटे लोग यानी कि मीडियम साइज बिजनेसेस, मीडियम या स्मॉल बिजनेसेस हम बोल सकते हैं, इनको क्या है कि इतना बड़ा रिकॉर्ड मेंटेन करना कि इनपुट कितना आया, उसके इनवॉइसेस मेंटेन करो, फिर उस पर क्रेडिट अवेल करो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा आएगा, कितना कितना जीएसटी लग गया है उसका हिसाब किताब रखो, क्रेडिट लो, फिर अपना जो आउटपुट है उस पर हिसाब निकालो कि कितना जीएसटी पेएबल बन रहा है, फिर उसको सेट ऑफ करो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, उसके भी रूल से सेट ऑफ के हम बाद में पढ़ेंगे आईटीसी के चैप्टर में। तो इट इज़ अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। कम्बरसम यानी लेंथी प्रोसेस है, काफ़ी उसमें दिमाग लगता है, क्योंकि हर चीज़ का आईटीसी अवेलेबल भी नहीं होता। किसी चीज़ का अवेलेबल है, किसी चीज़ का नहीं है, कभी पार्ट अवेलेबल है, पार्ट नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है जो अपन आईटीसी के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक छोटा बिजनेसमैन है, मान लो कि उसका टर्नओवर 70-80 लाख का है। टर्नओवर आप कहेंगे बाप रे 70-80 लाख का, नहीं टर्नओवर, और उसका प्रॉफिट मार्जिन 10-15% है, यानी कि ले दे के वो 8 से 10 लाख रुपए साल में कमाने वाला है नेट प्रॉफिट। और अगर ये आईटीसी वगैरह के पूरे इनवॉइसेस रखो, डिटेल्स रखो, उसको क्लेम करो, ये सब के लिए अगर एक अकाउंटेंट भी रखा, अकाउंटेंट भी 20-25 हज़ार रुपये तो ले लेगा, यानी साल भर का 3-4 लाख तो अकाउंटेंट में निकल जाएगा। तो बेचारा जो दुकानदार है, व्यापारी है, वो कमाएगा क्या? उसकी इनकम 10 लाख और अकाउंटिंग का खर्चा 2 से 3 लाख, कोई भाव पुराएगा क्या? नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ऐसे जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है उनके लिए एक ऑल्टरनेट स्कीम निकाली है टैक्स पेमेंट की, जिसका नाम है कॉम्पोजिशन लेवी। तो एक कॉम्पोजिशन लेवी में क्या है, बहुत सिंप्लीफाइड वे है, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है कि यहाँ आपको आईटीसी वाईटीसी का चक्कर में फंसने का नहीं है। डोंट टेक एनी आईटीसी। तो तुमको कोई अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हारा जो टर्नओवर है, आउटपुट का जो टर्नओवर है, उस टर्नओवर के ऊपर एक स्पेसिफाइड परसेंटेज जो कि नॉर्मल रेट से काफ़ी कम होगा, बहुत कम होगा, सिर्फ उससे आप टैक्स पेमेंट कर दो, सिर्फ आउटपुट के ऊपर। तो आउटपुट के जो इन्वॉइसेस बनेंगे हमारे, वो तो है ही, हमारा जो सेल्स होगा तो इन्वॉइसेस बनेंगे ना, तो बस उसके टोटल पे अपने को एक कॉम्पोजिशन रेट कहते हैं उसको, वो कॉम्पोजिशन रेट से टैक्स का पेमेंट कर देने का है, फिनिश। और बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। तो बेसिक पर्पस क्या समझ में आ रहा है आपको? कॉम्पोजिशन लेवी जो स्कीम है, इसका बेसिक पर्पस जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कंप्लायंस कॉस्ट जो होते हैं उनसे बचाने का है। कंप्लायंस कॉस्ट्स विल बी सेव्ड और गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू मिल जाएगा। कैसे? देखो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि मान के चलो कि अपना इनपुट 100 रुपये में आता है और उसमें अपन प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं अपना अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपये, तो अपना जो सेल प्राइस है वो 110 रुपये आता है। अब नॉर्मल केस में क्या होगा कि इनपुट पे, अब मान लो कि देयर इज़ अ जीएसटी ऑफ 10%, जीएसटी भी 10% है स्टेट सेंट्रल मिलाकर, तो 10% यानी यहाँ 10 रुपये जीएसटी लग के आएगा, इसका हम क्रेडिट ले लेंगे। फिर 110 में जो अपन बेचेंगे तो इस पर 11 रुपये टैक्स आएगा, है ना। फिर अपन क्या करेंगे कि 10 रुपये को 11 रुपये में से माइनस कर देंगे
और अपन गवर्नमेंट को कितने रुपए पे करने वाले, 1 रुपी, 1 रुपया हम गवर्नमेंट को देंगे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को तो 1 रुपया मिल रहा है ना। तो गवर्नमेंट अगर हमको ये कहे कि ये इनपुट का जीएसटी, उसका आईटीसी वाईटीसी तुम भूल जाओ, तुम एक काम करो, तुम्हारा जो ये सेल प्राइस है उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1% से तुम टैक्स पे कर दो, 1% टैक्स भर दो। तो वो 1% इसका कितना आएगा, 110 का 1% 1.1, यानी 1 रुपया ही आया ना अप्रॉक्सीमेटली। तो गवर्नमेंट इस तरह से कहता है कि ठीक है आप एक काम करो कि 1% टैक्स पे कर दो। अब ये मैंने डेरिवेशन लॉजिक समझाया, आप इसको फॉर्मूला मत बना लेना कि हर जगह गवर्नमेंट ऐसा ही बोलेगा कि जो नेट इधर आ रहा है वो इसका परसेंटेज निकालो और फिर वो परसेंटेज लगाओ, ऐसा नहीं है। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, बट दिस इज द लॉजिक कि नेट टैक्स जो गवर्नमेंट को मिलता है वो हमको चाहिए। गवर्नमेंट कहता है कि उतना हमको चाहिए, तो हम एक रेट आपको दे देंगे, वो रेट से आप हमें टैक्स पे कर दो, और बाकी सारा कंप्लायंस जो है, अकाउंट्स मेंटेनेंस, ये सब, आईटीसी लेना, उसको क्लेम करना, रिटर्न्स वगैरह, वो सब आप भूल जाओ। सो दैट बिकम्स कॉम्पोजिशन लेवी। आया समझ में लॉजिक? वेरी गुड, बहुत होशियार लोग हैं आप लोग। चलो तो देखते हैं, सेक्शन 10 है उसका, और एक दो बातें और बता दूं टेक्निकल वाली, कि क्योंकि ये देखो सेपरेट मेथड ऑफ लेवी है, तो इसमें कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो अलग लगते हैं। दे आर नॉट सेम और सिमिलर एज द नॉर्मल लेवी। तो सेक्शन 9 नॉर्मल लेवी है और सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन लेवी है। और कोर्ट ये भी कहता है कि कॉम्पोजिशन लेवी इज अ सेपरेट मेथड ऑफ चार्जिंग टैक्स ऑल टुगेदर। ये एक अलग मेथड है ऑफ चार्जिंग टैक्स। तो इसमें कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो नॉर्मल लेवी को लगते हैं वो कॉम्पोजिशन लेवी को नहीं लगेंगे। तो अब ये आने वाले चैप्टर्स में हम स्टडी करेंगे कि बहुत सारी जगह पे कॉम्पोजिशन टैक्स के लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 10 पहले देखते हैं, फिर उसके कुछ रूल्स देखते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन दिस एक्ट। तो देखो नॉटविथस्टैंडिंग यानी ओवरराइडिंग इफेक्ट, एनीथिंग टू कॉन्ट्ररी कंटेन इन दिस एक्ट, यानी इस एक्ट में अगर कोई अलग चीज़ें लिखी गई है इस सेक्शन को जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, कॉन्ट्ररी यानी जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, इस एक्ट के कुछ और सेक्शन से जो ये सेक्शन को अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो ये जो सबसेक्शन 1 है वो उन सारे सेक्शंस को ओवरराइड करेगा। अरे समझ? तो बेसिकली इसका मतलब है कि अपन सेक्शन 9(1) को ओवरराइड करेंगे। सेक्शन 10 ओवरराइड्स सेक्शन 9(1). जो नॉर्मल मेथड है वो 9(1) में दिया है और 10 में ऑल्टरनेटिव मेथड दिया है। तो सेक्शन 10 ओवरराइड करेगा सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 को। ऐसा समझ? ऐसा है, notwithstanding anything to the contrary contained in this act, but subject to the provisions of subsection 3 and 4 of section 9। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या बोला है, सब्जेक्ट टू 9(3) एंड 9(4। इसका मतलब कि 9(3) एंड 9(4 जो है वो सेक्शन 10 को ओवरराइड करेंगे। तो सेक्शन 10 9(1) को ओवरराइड करेगा, लेकिन 9(3) एंड 4 ओवरराइड्स सेक्शन 10। यानी कि 9(3) 9(4 में क्या है, RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो अगर कोई सर्विस या कोई गुड्स को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है 9(3) में या 9(4 में, अनरजिस्टर्ड वाला 9(4), तो फिर वो RCM इस कॉम्पोजिशन लेवी को ओवरराइड करेगा। यानी फिर हम सप्लायर कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि इसमें आपको फारूक हक सप्लायर को टैक्स पे ही नहीं करना, इसमें तो जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेंगे।
तो फिर जो रेसिपिएंट है वही टैक्स भरेगा, हम टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है। और 9(3) में या 4 में जो रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है, तो क्या रेसिपिएंट नॉर्मल की जगह कॉम्पोजिशन में टैक्स पे कर सकता है क्या? तो आंसर है नहीं, क्योंकि RCM जहाँ लगता है वहाँ कॉम्पोजिशन लेवी नहीं है। याद रखो, जहाँ RCM है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वहाँ कॉम्पोजिशन लेवी नहीं है। तो कॉम्पोजिशन लेवी सिर्फ जहाँ फॉरवर्ड चार्ज 9(1) का नॉर्मल जो टैक्स है, सिर्फ उसका ऑल्टरनेटिव है। 9(1) का ऑल्टरनेटिव सेक्शन 10 है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। भारी काम हो गया ना। These are law language words and these are very important to understand. तो देखो, notwithstanding, फिर से पढ़ते हैं, notwithstanding anything to the contrary contained in this act, but subject to subsection 3 and 4 of section 9, a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year, preceding यानी पिछला financial year, last financial year, did not exceed 50 लाख रुपीस, यानी जिन लोगों का टर्नओवर पिछले साल में 50 लाख से कम था या इक्वल था, may opt to pay, अंडरलाइन कर लो opt। तो ये जो है कॉम्पोजिशन स्कीम, ये ऑप्शनल होती है, कंपलसरी नहीं है। दिस इज ऑप्शनल मेथड। मे ऑप्ट फॉर, मे का मतलब ये डिस्क्रिशन, ऑप्ट टू पे इन ल्यू ऑफ यानी इंस्टेड ऑफ द टैक्स पेएबल अंडर 9(1) यानी नॉर्मल मेथड फॉरवर्ड चार्ज, एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो एक्चुअल जो रेट है वो जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा उसके हिसाब से लेंगे, जो रूल्स में वो करते हैं, जो अपन देखेंगे अभी, बट नॉट एक्सीडिंग। तो सेक्शन कहता है कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा जो भी, उस रेट से आपको पे करना है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा वो एक्सीड नहीं कर सकता। कितने रेट को? 1% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। यानी अगर एक आदमी मैन्युफैक्चरर है तो उसको मैक्सिमम 1% तक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। ये मैक्सिमम 1% है, हाँ। यानी कि गवर्नमेंट अगर प्रिस्क्राइब करना चाहे 0.25 तो कर सकता है, 0.3 कर सकता है, 0.55 कर सकता है, 0.76 कर सकता है, 0.90 कर सकता है, 1% भी कर सकता है, लेकिन 1.2, 1.7, 1.8, 2.5 नहीं कर सकता। नथिंग मोर देन 1। ये 1 भी किसका? ऑफ टोटल टर्नओवर इन दैट स्टेट। तो इन स्टेट क्यों बोला है? क्योंकि ये CGST है ना, तो CGST का कॉम्पोजिशन लेवी में वही इंट्रा स्टेट बोलता है, ठीक है। देन 2.5% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट or turnover in union territory in case of person engaged in making supplies referred to in clause B of para 6 of schedule 2, that is food and drinks other than alcoholic liquor, यानी रेस्टोरेंट सर्विस। तो जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उनको भी ये स्कीम अवेलेबल है, लेकिन उनका मैक्सिमम रेट कितना जा सकता है? 2.5%, ठीक है। एंड 0.5% of the turnover in a state or union territory in case of other supplies, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed। तो ये अदर सप्लाईज में कौन आएंगे? बेसिकली ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स है उनकी कम्युनिटी को 0.5%। अब और एक चीज़ समझ लो, 1, 2.5, 0.5 है, ये जो है ये सिर्फ CGST के रेट्स हैं। तो इसके अंदर SGST भी तो ऐड होगा ना, तो वो इतना ही फिर से लग सकता है। तो 1% है तो 1 + 1 विल बिकम 2, 2.5 + 2.5 विल बिकम 5, एंड 0.5 + 0.5 कैन बिकम 1%। ये मैक्सिमम है। अभी एक्चुअल रेट्स क्या है वो हमने देखे नहीं है, वो थोड़ी देर में आपको दिखेंगे, ठीक है, एज वी गो अहेड। दीज आर दी मैक्सिमम दैट कैन बी प्रिस्क्राइब, provided that the government may
बाय नोटिफिकेशन इंक्रीज दिस सेड लिमिट ऑफ 50 लाख। ये जो टर्नओवर की लिमिट है ना, कि पिछले साल तुम्हारा टर्नओवर 50 लाख या उससे कम होना चाहिए, तो प्रोविजो में लिखा है कि गवर्नमेंट इसको बढ़ा भी सकता है। बढ़ा के कितना बढ़ा सकता है? नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़ रुपीज़ एज मे बी रिकमेंडेड बाय द काउंसिल। तो गवर्नमेंट 50 लाख को बढ़ाकर 1.5 करोड़ तक लेके जा सकता है, जो कि उन्होंने किया भी है। Provided further that a person who opts to pay tax under clause A or B or C may supply services also other than those referred to in clause B of 6, यानी रेस्टोरेंट को छोड़ के बाकी सर्विसेज भी दे सकते हैं। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, इसको अच्छे से देखो। ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% of the turnover in a state or union territory in the preceding financial year or rupees 5 lakhs whichever is higher। कुछ समझ में आया? देखो ये समझाता हूँ मैं क्या है, बहुत सिंपल है। ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम है ना, ये बेसिकली गुड्स के जो सप्लायर्स है उनके लिए है। तो उसमें एक तो मैन्युफैक्चरर आ जाता है, जो फर्स्ट सप्लायर होता है मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है फिर बेचता है, और फिर ट्रेडर्स लोग आते हैं, ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो गुड्स के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल है, कोई भी तरह का गुड्स हो, एक्सेप्शन है उसमें कुछ, वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। दूसरी बात यह है कि रेस्टोरेंट सर्विस, तो सर्विस सेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही सर्विस है एज अ सर्विस, एज अ होल सर्विस, जिसको कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल है। लेकिन मैं जैसे हो गया टीचर, प्रोफेसर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस, हम कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हैं क्या? नहीं, वी कैन नॉट। या कोई आर्किटेक्ट है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम को ले सकता है क्या? नहीं। तो प्योर सर्विसेज जो है उनको कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, रेस्टोरेंट सर्विस। सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस ऐसी है जिसको कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल है। क्लॉज बी ऊपर में देखा ही अपन ने, 2.5 प्लस 2.5, बाकी किसी को नहीं, सिर्फ गुड्स वालों को है। अब हुआ ये कि कॉम्पोजिशन स्कीम तो 2017 में जब ये लॉ बना तब से है। कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं या कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनको साथ में थोड़ी बहुत सर्विसेज भी देनी पड़ती है। जैसे देखो एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, कार के डीलर्स, मोटर कार डीलर्स। तो मोटर कार डीलर्स वो कार की सर्विसिंग भी प्रोवाइड करते हैं ना। तो जो कार की सर्विसिंग है, पेंटिंग, डेंटिंग, रिपेयरिंग, ये भी साथ साथ में होता तो है। तो उनके पास दोनों चीज़ हो रही है। दे आर इनटू ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स, एज वेल एज सम पार्ट ऑफ सर्विसेज। तो पहले जब ये 2017 में ये बना कॉम्पोजिशन स्कीम और उसके रूल्स बने, तो उसमें कंडीशन था, कंडीशन ये था कि ये जो गुड्स का सप्लायर है इसने किसी भी तरह का सर्विस रेंडर नहीं करने का है। बिल्कुल सर्विस रेंडर होनी नहीं चाहिए। अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ सप्लाई ऑफ सर्विस भी है अगर उसका, तो उसको कॉम्पोजिशन स्कीम लगेगा ही नहीं। He is not entitled for the composition scheme। ऐसा था। तो कितने सारे ऐसे लोग हैं, देखो कोई कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर है, साथ में सर्विस तो देना पड़ता ना, आफ्टर सेल सर्विस वगैरह रहती है। इनफैक्ट एवरीवन कहीं ना कहीं सर्विस देता तो है ही। तो ऐसे सारे के सारे लोग जिनका सर्विस एलिमेंट भी है और बहुत मिनिस्क्यूल भी है, अगर छोटे में छोटा भी अगर वो एलिमेंट है, तो दे वर आउट ऑफ दिस स्कीम। तो फिर गवर्नमेंट ने 2019 में सोचा कि नहीं ये तो गड़बड़ है, तो उन्होंने फिर 2018 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, उस अमेंडमेंट एक्ट में CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018, उसमें उन्होंने प्रोविज़ो ऐड किया है और उसमें लिखा है कि कोई बात नहीं, अगर आपका थोड़ा बहुत टर्नओवर सर्विस का है रेस्टोरेंट को छोड़ के, क्योंकि रेस्टोरेंट को सर्विस को तो अवेलेबल ही है, लेकिन उसको छोड़ के अगर बाकी भी कुछ सर्विसेज आप देते हो, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस हो गया वगैरह वगैरह, आफ्टर सेल सर्विसेज, तो चलेगा, इट्स फाइन।
लेकिन उसमें एक लिमिट लगा है, एक लिमिट तक अलाउ किया है, बाकी सर्विसेज को लिमिट के नीचे अलाउ किया है। और वो लिमिट क्या है, ईदर 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी मान लो पिछले साल में हमारा टर्नओवर टोटल 200 करोड़ गया है, तो इस साल हम 20 करोड़ तक के सर्विसेज दे सकते हैं, या फिर 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज़ हायर। तो या तो 10% ऑफ टर्नओवर या 5 लाख विच एवर इज़ हायर, ये आपकी लिमिट है फॉर सर्विसेज। ठीक है, फॉर इतने सर्विसेज आप दो तो चलेगा, यू कैन स्टिल ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। यानी कहने का मतलब अगर 10% को ले तो उसका मतलब ये है कि अगर अपना पिछले साल का टर्नओवर 200 करोड़ है, नहीं मैं इतना क्यों ले रहा हूँ 200 करोड़ वाले तो बेचारे आएंगे ही नहीं, तो चलो चेंज कर देते हैं, 1 करोड़ है, पिछले साल का टर्नओवर तुम्हारा 1 करोड़ है, तो इस साल तुम 10 लाख रुपए तक के सर्विसेज दे सकते हो। बाकी गुड्स होना चाहिए, बाकी गुड्स होना चाहिए, और थोड़ा बहुत पिछले साल के टर्नओवर का 10% तक सर्विस दे तो चलेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर जा रहा है सर्विस कंपोनेंट तो फिर नहीं चलेगा, देन यू आर आउट ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी, फिर आप इस स्कीम में नहीं आ सकते। आया समझ में? गुड। फिर सबसेक्शन 2 कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर सबसेक्शन 1 अंडर सबसेक्शन 1 यानी कॉम्पोजिशन लेवी इफ, अब देखो इतने सारी कंडीशंस है, these are the conditions attached, what are the conditions, इस पे theory question भी आ सकता है, what are the conditions to be fulfilled if you want to opt for composition levy। तो उसमें लिखा है पहला ही कंडीशन कि सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, सेव एज प्रोवाइडेड यानी टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, जो अभी अपन ने ऊपर में देखा, ही इज नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सेव इज प्रोवाइडेड यानी टू दी एक्सटेंट प्रोवाइडेड, तो एक तो रेस्टोरेंट सर्विस है वो तो हम दे सकते हैं कितना भी, वो लाखों का भी दो चलेंगे, रेस्टोरेंट सर्विस एंटाइटल है। नंबर 2, अदर सर्विसेज अगर है आपके रेस्टोरेंट को छोड़ के तो फिर वो लिमिट के अंदर दो, 10% या 5 लाख विच एवर इज हायर, उसके अंदर है तो चलेंगे, उसके ऊपर है कंडीशन वायोलेट, देन यू आर आउट ऑफ दिस स्कीम। अंडरस्टूड? वेरी गुड। Secondly, he is not engaged in making any supply of goods which are not leviable to tax under this act, जिस पे टैक्स नहीं लग रहा है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और वो सब, तो उसको आपने सप्लाई नहीं करने का। You should not be engaged in making supply of such goods. 3, he is not engaged in making any interstate outward supplies of goods। आपने इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करने का है, यानी आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रास्टेट सप्लाई करने चाहिए। जैसे पान ठेला है हमारा, तो हम पान बेचते हैं कहाँ? अपने लोकेलिटी में, तो फिर चलेगा। किराने की दुकान है, यहीं पे बेचते हैं, चलेगा। लेकिन अगर अपन इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो फिर नहीं चलेंगे। Then he is not engaged in making any supply of goods through an electronic commerce operator। हम Amazon वगैरह के थ्रू भी गुड्स नहीं बेचने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स को सप्लाई नहीं करने का। Who is required to collect tax at source under section 52, क्योंकि वहाँ पे उनको इको लगता है, कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, TCS लगता है, तो वो भी अपन नहीं करेगा। तो वहाँ ऐसे समझने के लिए कि अपन ने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से गुड्स को सेल नहीं करने का है। अपने किराने की दुकान है, अपन अपने दुकान से बेचते हैं। एंड लास्टली, ही इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, यानी कुछ नेगेटिव गुड्स भी रहेंगे, नेगेटिव लिस्ट ऑफ गुड्स। तो नेगेटिव लिस्ट का मतलब कि वो गुड्स के जो मैन्युफैक्चरर लोग हैं वो कॉम्पोजिशन लेवी क्लेम नहीं कर सकते, तो वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा जो उन्होंने किया है, जो अपन अभी स्टडी करेंगे थोड़ी देर के बाद। प्रोवाइडेड दैट वे मोर देन 1 रजिस्टर्ड पर्सन्स आर हैविंग द सेम पैन नंबर जो इनकम टैक्स का है,
The registered person shall not be eligible to opt for the scheme under subsection 1 unless all, underline करो, all such registered persons opt to pay tax under this subsection. अब ये क्या है, देखो बहुत सिंपल है. अगर मेरे 5-6 यूनिट्स हैं, मेरे 5-6 अलग अलग यूनिट्स हैं, तो रजिस्ट्रेशन सबका अलग अलग है, लेकिन मेरे ही पैन नंबर से है. पैन नंबर तो मेरा यूज़ होगा ना, क्योंकि मेरे यूनिट्स है. तो मेरी पैन नंबर से मेरे 5-6 अलग अलग यूनिट्स हैं. तो प्रॉब्लम यह है इसमें कि अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहता हूँ तो मुझे सारे के सारे बिजनेसेस में लेना पड़ेगा. आई हैव टू पे कॉम्पोजिट टैक्स फॉर ऑल माई रजिस्ट्रेशंस. मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे 2 फैक्ट्री नॉर्मल टैक्स पे करेंगे और मेरे 2 फैक्ट्री कॉम्पोजिशन में पे करेंगे. ऐसा आप नहीं कह सकते. तो ये ऑल का मतलब कहाँ पे आता है, जहाँ पर सेम पैन नंबर से अपने अलग अलग रजिस्ट्रेशंस हैं. तो समझ में आया, सिंपल है. या तो सब में लो या किसी में भी मत लो. Then the option availed of by the registered person under 1 shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceeds the limit specified in subsection 1. तो मान लो अभी जैसे गवर्नमेंट ने 1.5 करोड़ प्रिस्क्राइब करके रखा है, तो हुआ ये कि मेरा लास्ट ईयर जो है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर और फिर ये करंट फाइनेंशियल ईयर है. तो लास्ट ईयर तो मेरा गया था टोटल टर्नओवर 87 लाख्स. तो मैं एंटाइटल्ड हूँ इस साल में. तो इस साल में मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई कर दिया, ले लिया और मैं टैक्स पे कर रहा हूँ. लेकिन अगर इस साल के बीच में आपका टर्नओवर 1.5 CR क्रॉस हो जाता है, तो फिर आने वाले समय के लिए अपन स्कीम के बाहर हो जाएंगे. यानी जब तक टर्नओवर 1.5 करोड़ टच नहीं हुआ था तब तक तो हम कॉम्पोजिशन टैक्स पे कर रहे थे, CL कॉम्पोजिशन लेवी में थे. लेकिन जैसे ही हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस हो जाएगा तो वी विल हैव टू पे नॉर्मल टैक्स. आए समझ में? लिख लिए, वेरी गुड. Then a taxable person to whom the provisions of 1 apply shall not collect any tax from the recipient on supplies made by him, nor shall he be entitled to any credit of input tax. देखो, एक तो उसको ITC का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. अगर अपन कॉम्पोजिशन लेवी में टैक्स पे कर रहे हैं तो हमको ITC नहीं मिलता. There is no input tax credit on our purchases. गुड्स सर्विसेज किसी का भी अपने को ITC नहीं मिलेगा. सेकेंडली, जो हम सप्लाई कर रहे हैं, अब जैसे मेरे को गवर्नमेंट ने 1% लगाया है, तो मान लो कि मैं अगर 10 लाख का बिल बनाता हूँ, तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं नॉर्मल टैक्स में, कि अगर मेरा इनवॉइस 10 लाख का बना है तो इसके अंदर मैं GST ऐड करता हूँ ना, CGST SGST अलग अलग करते हैं, लेकिन अभी यहाँ एग्जांपल में मैं एक साथ बता देता हूँ. तो अगर 18% GST है तो अपन 1,80,000 ऐड करेंगे और टोटल इनवॉइस बनाएंगे 11,80,000 का. एंड हाउ मच विल वी रिकवर फ्रॉम बायर? रिकवरी फ्रॉम बायर यानी कि रिसिपिएंट वुड बी 11,80,000, है ना. यानी क्या है कि मैं कस्टमर से ये टैक्स जो है 180 का वो वसूल करता हूँ और फिर मैं गवर्नमेंट को पे कर देता हूँ. लेकिन कॉम्पोजिशन के अंदर, कॉम्पोजिशन लेवी में क्या होगा कि आपका इनवॉइस है ना 10 लाख का, तो ये इनवॉइस जो है 10 लाख का, इसके ऊपर अगर मेरे को 1% भरना है GST, तो ये 1% मैं इनवॉइस में लगा करके अलग से कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकता. आई कैन नॉट डू इट. तो हम कस्टमर से सिर्फ 10 लाख ही रिकवर करेंगे.
तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये जो 10 लाख है ना, इतना ही रिकवरी होगा। रिकवरी फ्रॉम रेसिपिएंट या बायर जो भी बोलो, वो सिर्फ 10 लाख होगा। और इसके ऊपर जो टैक्स है 1%, 10,000 रुपये, दिस विल बी पेड बाय सप्लायर टू गवर्नमेंट। कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, तो इस पे टैक्स अगर 1% है तो वो 1% टैक्स मुझे सप्लायर को अलग से गवर्नमेंट को देना है, ये मेरी जेब से देना है। कहने का मतलब मैं कस्टमर से, बायर से यानी रिसिपिएंट से वसूल नहीं कर सकता, रिकवर नहीं कर सकता। आई कैन नॉट पास ऑन द बर्डन। तो ये उसका फंडामेंटल पॉइंट है कि नॉर्मल टैक्स का बर्डन जो है वो पास ऑन होता है। जैसे 180 है तो इसका बर्डन पास ऑन होता है बायर को, लेकिन कॉम्पोजिशन टैक्स जो है इसका बर्डन बायर के ऊपर नहीं जाता, ये सेलर को अपनी जेब से भरने का है। आया समझ में? वेरी गुड। तो इससे लिखा है शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट, यानी ये जो टैक्स है ये अपन रेसिपिएंट से कलेक्ट नहीं कर सकते। देन आगे लिखता है कि if the proper officer has reason to believe that a taxable person has paid tax under 1 despite not being eligible, अगर कोई आदमी एलिजिबल नहीं है लेकिन वो इस सेक्शन में अगर टैक्स पे कर देता है, such person shall in addition to any tax that may be payable by him under other provisions of the act be liable to a penalty and the provisions of section 73 and 74, ये रिकवरी सेक्शंस है, ये बाद में अपन स्टडी करेंगे। shall mutatis mutandis यानी in the same manner, apply for determination of tax and penalty, कितना टैक्स और कितना पेनल्टी रिकवर करना और कैसे करना, उसके लिए सेक्शन 73 74 जो है वो लगेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपल है कि मैं एलिजिबल नहीं था कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, मैं एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन मैंने कॉम्पोजिशन टैक्स भर दिया। बाद में 4 6 8 महीने तक मैं तो भरता रहा। गवर्नमेंट ऑफिसर ने जब चेक किया तो वो बोलते यार तुम तो एलिजिबल ही नहीं हो, तुम कैसे क्या पे कर रहे इधर, तुमको तो सेक्शन 9(1) में पे करना चाहिए था। तो 9(1) में पे करना चाहिए था, तो मैं कहूँगा लेकिन मैंने भर तो दिया है ना यार। तो बोलते हैं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, आपने भरा होगा लेकिन 9(1) में भरना चाहिए था, जो नहीं भरा तो वहाँ पर हम तुमसे रिकवरी करेंगे और पेनल्टी वगैरह जो भी लगाना है वो लगाएंगे। ठीक है, तो ये बोल के तुम बच नहीं जाओगे कि तुमने 10 में तो भर दिया है, ऐसा नहीं। 9 में भरना चाहिए था तो इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज वायलेशन एंड यू आर लायबल फॉर पेनल्टीज। फिर उसके बाद उसके कुछ रूल्स हैं, कॉम्पोजिशन रूल्स, तो वो भी अपन देख लेते हैं। CGST रूल्स ऑफ 2017 में रूल 3, ये रूल्स क्या है कि एक ओवरव्यू रखना पड़ता है। रूल्स पे क्वेश्चन नहीं आते, आते भी है तो बहुत कम रूल्स ऐसे हैं जिस पे क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे उतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको एक बार पढ़ के रखो, दैट्स इनफ। तो पहला तो इंटीमेशन, हमको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ना कि हम कॉम्पोजिशन स्कीम में भरने वाले हैं एंड नॉट द नॉर्मल सेक्शन। हमने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया, बताना तो पड़ेगा ना। तो वो कैसे, तो देखो, एनी पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन अ प्रोविजनल बेसिस अंडर रूल 24 दैट इज़ एग्जिस्टिंग टैक्सेबल पर्सनस। ये कुछ कुछ बातें क्या है कि इधर उधर की लिंक होती है। तो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक तो वो लोग थे जो 2017 में जब ये आया GST, उसके पहले से या तो सर्विस टैक्स में या एक्साइज में या वैट वगैरह में रजिस्टर्ड थे और वो टैक्स पे कर रहे थे, तो उनको माइग्रेट किया गया GST के अंदर, तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। पुराने रजिस्ट्रेशन को, पुराने एक्ट के रजिस्ट्रेशन को नए एक्ट में माइग्रेट कर लेना। तो
वो अपन पढ़ेंगे बाद में रजिस्ट्रेशन में कि कैसे माइग्रेशन होता है। तो वो लिखा है पहले पॉइंट में कि हु हैज़ बीन ग्रांटेड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे लोगों को प्रोविजनल पहले दिया गया अंडर रूल 24, दैट इज एग्जिस्टिंग टैक्सेबल पर्सन, एंड हु ऑप्ट्स to pay tax under section 10 shall electronically file an intimation in form GST CMP 1 prior to the appointed day but not later than 30 days after the said day। इन्हें वैसे तो प्रायर करना है, लेकिन नहीं किया तो ठीक है, 30 दिन में कर दो, or such extended period as the commissioner may grant in this behalf, provided that where the intimation in form CMP 01 is filed after the appointed day, the registered person shall not collect any tax from the appointed day but shall issue bill of supply for supplies made after the said day। अगर अपन ने मान लो कि बाद में अप्लाई किया है तो भी वो बोलता है कि ठीक है, उस दिन से फिर आप कस्टमर से कलेक्ट करना बंद कर दो, जैसे ऊपर में समझाया ना, बिकॉज यू कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम दी कस्टमर्स, उस दिन से फिर तुम कलेक्ट करना बंद कर दो और उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई इशू करो। बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, जैसे इनवॉइस होता है ना, तो नॉर्मल टैक्स में अपन इनवॉइस इशू करते हैं जिसमें अमाउंट लिख के देते हैं कि इतना CGST, इतना SGST या IGST अमाउंट लिख के देना पड़ता है, तो वो एक नॉर्मल होता है। यहाँ पे क्योंकि हम अमाउंट तो नहीं लिखेंगे लेकिन डॉक्यूमेंट तो बनाना पड़ेगा कि क्या माल बेचा, क्या किया, तो इसके लिए उसको फिर बिल ऑफ सप्लाई कहा जाता है। तो बिल ऑफ सप्लाई में क्या है कि टैक्स का अमाउंट जो है वो हम मेंशन नहीं करते हैं, तो वो देने का है। फिर लिखा है कि एनी पर्सन हु अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 8 सब रूल 1 यानी न्यू रजिस्ट्रेशन, ये जो पुराने सर्विस टैक्स एक्साइज वगैरह में नहीं थे, वो फ्रेश बिजनेस चालू कर रहे हैं और नया रजिस्ट्रेशन है, मे गिव एन ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST REG 1, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसमें लिख दो आप कि आप कॉम्पोजिशन में टैक्स पे करेंगे, विच शैल बी कंसिडर्ड एज एन इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर दिस स्कीम। Then any registered person who opts to pay tax under section 10 shall electronically file an intimation in form CMP 2 prior to the commencement of the financial year and shall furnish a statement in ITC 3 in accordance with the provisions of sub rule 4 of rule 44, that is reversal of ITC on stock, within a period of 60 days from the commencement of the relevant financial year। ये क्या है कि अपन पहले नॉर्मल में थे और अब हम न्यू रजिस्ट्रेशन है और हम कॉम्पोजिशन में करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो ITC 03 है ना, ये क्या है, स्टॉक स्टेटमेंट होता है कि भाई जिस दिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ये स्कीम को, उस वक्त का स्टॉक निकालना पड़ता है कितना है, और वो स्टॉक इसमें मेंशन करना पड़ता है, तो उसका ये स्टेटमेंट का फॉर्म नंबर है ITC 03। और वो स्टॉक क्योंकि जब मैं परचेज करके लाया था तो उसमें मैंने क्रेडिट लेके रखा होगा ना, ITC क्रेडिट, तो वो स्टॉक के ऊपर फिर हमको ITC क्रेडिट का रिवर्सल करना पड़ता है, क्योंकि अब आगे जो हम बनाएंगे गुड्स और निकालेंगे उस पर तो अपन कॉम्पोजिशन लेवी का टैक्स पे करेंगे ना, विच इज़ वेरी लेस। तो जो पुराना ITC क्रेडिट होता है हमारे पास वो फिर लैप्स हो जाता है, और जो स्टॉक के ऊपर है तो उतना आपको रीपे करना पड़ता है, तो इसलिए वो पॉइंट है नंबर 3। फिर 3A है। 3A कहता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 1, 2 and 3, a person who has been granted registration on provisional basis under rule 24 यानी पुराने वाले, or who has been granted certificate of registration under sub rule 1 of rule 10 यानी न्यू वाले, may opt to pay tax under section 10 with effect from the first day of the month immediately succeeding the month in which he files an intimation in CMP 2 on the common portal either directly or through a facilitation center। ये रजिस्ट्रेशन में हर जगह ऐसा आएगा, इधर डायरेक्टली यानी आप डायरेक्टली पोर्टल पे जाके कर सकते हो, या गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटेशन सेंटर्स बना के रखे हैं उनके थ्रू कर सकते हो।
on or before the 31st day of March 2018 and shall furnish the statement in ITC 3 in accordance with 44(4) within a period of 180 days from the day on which such person commences to pay tax under section 10. तो बेसिकली इसको कट करके रख दो, ये पुराना है. जो पुराने लोग थे 31 मार्च 2018 के पहले, तो उनके लिए है, तो अपने कोई काम का नहीं है सच. फिर 4 कहता है कि एनी पर्सन हु फाइल्स एन इंटीमेशन अंडर 1 टू पे टैक्स अंडर 10 शैल फर्निश डिटेल्स ऑफ स्टॉक. तो देखो ये वही है, ITC फॉर्म नंबर जो है ना, उसमें स्टॉक का डिटेल निकालना पड़ता है. इंक्लूडिंग द इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन्स held by him on the day preceding the date on which he opts to pay tax under the said section. इलेक्ट्रॉनिकली, ये तो इलेक्ट्रॉनिकली अपने को फाइल करना है डिटेल्स ऑफ स्टॉक in CMP3 within a period of 90 days from the date on which the option of composition levy is exercised or within such further period as may be extended. तो वो स्टॉक स्टेटमेंट पूरा बना के देने का है और उसमें फिर बाद में क्रेडिट का रिवर्सल भी करना है. बाकी 5 कोई काम का नहीं है. देन इफेक्टिव डेट, कब से लीवी चालू हुआ तो वो दिया है, ये भी कोई काम का नहीं है. तो पहले तो वही बोला है कि ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. नॉर्मली ये फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर चलता है. वेयर द इंटीमेशन इज फाइल्ड अंडर सब रूल 3 ऑफ रूल 3 एंड द अपॉइंटेड डे वेयर द इंटीमेशन इज फाइल्ड अंडर सब रूल 1. सिंपल पॉइंट्स. फिर कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस भी दिया है रूल 5. तो ये एक याद रखने का है, थियरी क्वेश्चन आ सकता है. तो उसमें लिखा है कि पर्सन एक्सरसाइजिंग दी ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस. ही इज नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो फिर वो स्कीम अप्लाई नहीं कर सकता. या इवन अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कभी कभी गुड्स बेचता है दूसरे स्टेट्स में जा कर के, वो भी नहीं कर सकता. देन द गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम ऑन द अपॉइंटेड डे हैव नॉट बीन परचेज इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स और इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑलवेज आउटसाइड इंडिया और रिसीव फ्रॉम हिज ब्रांच सिचुएटेड आउटसाइड द स्टेट और फ्रॉम हिज एजेंट और प्रिंसिपल आउटसाइड द स्टेट वेयर द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 3. तो उसके पास वही है कि the goods held in stock by him on the appointed day have not been purchased in the course of interstate trade or commerce or imported from a place outside India or received from his branch situated outside the state or from his agent or principal outside India. इंडिया के बाहर से नहीं आना चाहिए और इंटरस्टेट से भी नहीं आना चाहिए. ऐसा कोई स्टॉक उसके पास नहीं होना चाहिए, दूसरे स्टेट से आया हुआ या फिर इंपोर्ट किया हुआ. Then goods held in stock by him have not been purchased from the unregistered suppliers. अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स से भी कोई गुड्स अपन ने परचेज नहीं किया होना चाहिए. एंड वह परचेज अगर परचेज है तो देन जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टैक्स है 94 का, वो तुमने पे कर देना चाहिए. देन ही शैल पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 और 4 ऑफ 9 ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ. रिवर्स चार्ज, तो रिवर्स चार्ज में अपने को जो पेएबल है परचेजेस पे, वो अपने को अलग से पे करना है. तो जो इनपुट्स परचेज होते हैं उस पर कॉम्पोजिशन लेवी नहीं आएंगी, उस पर तो जो टैक्स लगना है वो लगेगा. देन ही हैज़ नॉट एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स नोटिफाइड अंडर क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ 10 ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. ही शैल मेंशन द वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन. इनवॉइस के ऊपर ये लिखना पड़ता है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज. Then he shall mention the word composition taxable person on every notice or signboard
उस पर भी डिस्प्ले करो, वो तो सब सिंपल है। और फिर लिखा है कि रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 में फाइल अ फ्रेश इंटीमेशन एवरी ईयर एंड ही मे कंटिन्यू टू पे टैक्स अंडर दिस सेड सेक्शन। सिंपल, हर साल अपने को ये ऑप्शन जो है उसको रिन्यू करना पड़ेगा। फिर वैलिडिटी दिया है कि ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द रजिस्टर्ड पर्सन शैल टू पे टैक्स अंडर 10 शैल रिमेन वैलिड सो लॉन्ग एज इट सैटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस। जब तक सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आप चलते रहोगे। The person shall be liable to pay tax under 9(1) from the day he ceases to satisfy any of the conditions. अगर आप सेक्शन 10 से बाहर फेंक दिए जाते हो तो फिर आपको सेक्शन 9 लगेगा। And shall issue tax invoice for every taxable person made thereafter, and he shall also file an intimation for withdrawal from the scheme under CMP 4 within 7 days of the occurrence of such event. Self-explanatory है। The registered person who intends to withdraw from the scheme shall, before the date of such withdrawal, file an application in CMP 4 duly signed and verified through electronic verification code on the common portal। सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स है इसके अंदर, एक बार पढ़ के रखने हैं। Then where the officer has reason to believe that registered person was not eligible to pay tax under 10 or has contravened the provisions of the Act or provisions of this chapter, he may issue a notice to such person in CMP 5 to show cause within 15 days of the receipt of notice as to why the option to pay tax under 10 shall not be denied। ऑफिसर को अगर लगता है कि आपने गलती से क्लेम किया है तो आपको नोटिस देकर बुलाएंगा कि भैया साबित करो कि मैं सेक्शन 10 को क्यों अलाउ ना करूं, यानी क्यों डिसअलाउ करूं। Then upon receipt of the reply to the show cause notice, the officer shall issue an order in CMP 7 within a period of 30 days of the receipt of such reply। सिंपल है, either accepting the reply or denying the option, दो काम वो करेंगे बाद में। Then every person who has furnished intimation under 2 or filed an application under 3 or person with respect to an order withdrawal of option has been passed may electronically furnish at the common portal a statement in ITC 1 containing details of the stock of inputs and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock by him on the date on which the option is withdrawn or denied within a period of 30 days from the date from which the option is withdrawn or from the date of the order passed, as the case may be। Simple। और फिर इंटीमेशन है, कोई काम का नहीं है। फिर सीधा रेट्स है, ये काम क्या है इम्पोर्टेंट। तो रेट्स में देखो मैन्युफैक्चरर लोग जो है उनको 0.05% का रेट दिया है, हालांकि अलाउड अप टू 1% है, लेकिन यहाँ पे अभी उसको 0.5% दिया है। सो दिस इज CGST प्लस SGST लगाओगे तो हो जाएगा प्लस 0.5% SGST। Then suppliers making supplies referred to in clause B 2.5% of the turnover in the state or union territory है वो तुम्हारे रेस्टोरेंट वाले, तो रेस्टोरेंट वालों को टोटल 5% लग जाएगा, 2.5 and any other supplier eligible for the compensation scheme 0.5% of turnover। सिंपल, तो ये रेट्स को भी याद रखो। और फिर उसमें कुछ नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। तो 2019 का एक नोटिफिकेशन है 14/2019 जिसमें कितना टर्नओवर देखना वो दिया है। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, इतने स्टेट से यूनियन टेरिटरीज़ के लिए 75 लाख देखना है और बाकी सब जगह के लिए 1.5 करोड़ देखना है। तो देखो मैंने कहा था ना कि लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज टू 1.5 एंड द पर्सन्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी,
एक था ना कि जो एलिजिबल नहीं भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट नोटिफाई करे। तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, खाने वाला जो आइस होता है, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको। देन पान मसाला, पान पराग, पान मसाला, and all goods that is tobacco and manufactured tobacco substitutes। इन सब को composition scheme अवेलेबल नहीं है। So if you are manufacturer of ice cream like Dinshaws, Vadilal and Amul, you cannot opt for composition scheme। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 जो दिया है सेंट्रल रेट, ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने डाल दिया है, लेकिन इसको लिख दो कि स्टडी along with exemption chapter। ये एक्चुअली एक टाइप का पार्शियल एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है सर्विसेज के लिए। तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम या कॉम्पोजिशन लेवी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो दिस नोटिफिकेशन इज नॉट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, दिस नोटिफिकेशन इज अ पार्शियल एग्जेम्पशन टू स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, इसलिए वहाँ लिख दो स्टडी अलॉन्ग विथ एग्जेम्पशन चैप्टर। तो इसको अपन बाद में स्टडी करेंगे।